स्किल लेजर यूनिटी डिफेंस था, जो चैतन्य ने उनके टैलेंट्स को जागृत करने के बाद उन्हें दिया था। ये क्या आवाज है? चैतन्य ने बेलताइन के पास पहुंचते हुए पूछा। ये ऑर्किड हैं, जंगल में रहते हैं, बेलताइन ने गंभीरता से कहा। यूनासी और उसकी डेमन वॉर मेडन एग्जा दोनों चैतन्य के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने ऑर्किड की चीखें, हालांकि यूनासी और एग्जा के पास कोई प्रिज्मेटिक शील्ड नहीं थी, फिर भी वे अर्थमाना की तेज कर्कश ध्वनि तरंगों से ज्यादा परेशान नहीं हुई। चैतन्य ने गौर किया कि उनके कानों के पास फायर माना का एक समूह था, जो ध्वनि तरंगों के अर्थमाना को बेअसर कर रहा था। उसे हैरानी हुई कि इसके लिए उन्होंने कोई जादू नहीं किया था। यह उनकी बॉडी का स्वाभाविक रिएक्शन था, जैसे किसी सख्त चीज से चोट लगने पर मांसपेशियां तन जाती हैं। फिजिकल ट्रेनिंग का यह फायदा है, चैतन्य ने मुस्कुराते हुए मन में सोचा। थोड़ा डिस्टर्ब होने के बाद चैतन्य ने सिर झटका और मौजूदा प्रॉब्लम पर ध्यान दिया। क्या ऑर्किड हमेशा ऐसे ही रहते हैं? उन्होंने बेलताइन से पूछा। बेलताइन ने हाँ में सिर हिलाया, उन रातों को याद करते हुए जब ऑर्किड की चीखें जंगल में गूंजती थीं और वह सो नहीं पाती थी। यही एक कारण था कि पुराने ऑर्किड टाउन के ज्यादातर लोग कहीं और चले गए। वे इन चीखों को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। क्यों? चैतन्य ने पूछा, लेकिन बेलताइन के पास कोई जवाब नहीं था। यहां के लोकल लोगों ने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं था। उनके पास चीजें बदलने की ताकत भी नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि यूनासी को डिप्लोमेट की ट्रेनिंग की वजह से ऑर्किड के बारे में काफी जानकारी थी। मैंने सुना है कि मुश्किल समय में ऑर्किड आपस में लड़ने लगते हैं। दो अलग अलग चीखें इसका सबूत है। मेरा अंदाजा है कि दोनों कबीले जंगल के बचे हुए संसाधनों के लिए लड़ रहे हैं, यूनासी ने चैतन्य को समझाया। चैतन्य ने ऊपर की ओर ऑर्किड के इलाके की तरफ देखा। वे भी लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए थे। उसने बुदबुदाते हुए कहा। यूनासी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन गोल्डन रोड का पतन ही ऑर्किड की बुरी हालत का असली कारण बना। मैंने जो इतिहास की किताबें पढ़ी हैं, उनके मुताबिक ऑर्किड गोल्डन रोड पर किराए के अंगरक्षक की तरह काम करते थे। वे व्यापारियों और दूतों को सुरक्षित रखते थे, अनचाही मुसीबतों को दूर भगाते थे। इससे वे इतना पैसा कमाते थे कि अपनी भूख मिटाने के लिए ढेर सारा खाना, खासकर मांस, खरीद सके। और तुम्हें पता है, ऑर्किड को जीवित रहने के लिए बहुत सारा मांस चाहिए। लेकिन गोल्डन रोड के खत्म होने के बाद उनकी आय का स्रोत बंद हो गया। मेरा अनुमान है कि इसके बाद उन्होंने जंगल में शिकार शुरू किया, लेकिन भूकंपों ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया, जिससे दोनों कबीलों को खाना जुटाने में दिक्कत हुई। चैतन्य ने यूनासी की समझ की तारीफ की। क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? चैतन्य ने पूछा। सब हैरानी से चैतन्य को देखने लगे। चैतन्य ने फिर कहा, कोई तरीका है कि मैं ऑर्किड से मिल सकूं? तुम उन्हें भर्ती करना चाहते हो? यूनासी ने अंदाजा लगाया। हां, हमारी मदद से उन्हें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे रीबॉर्न नेशन का हिस्सा बन सकते हैं और जितना चाहें उतना खाना पा सकते हैं। हमारे भंडार में अभी ढेर सारा मांस तैयार है। नया ऑर्किड तब तक स्वर्ग नहीं बन सकता जब तक उसके बगल में ऑर्किड भूखे रहें। इसके अलावा ऑर्किड के पुराने अंगरक्षक और एस्कॉर्ट काम को देखते हुए चैतन्य को लगा कि वे नए ऑर्किड के लिए अच्छे रक्षक बन सकते हैं। हालांकि वह भविष्य में कुछ रीबॉर्नियन सिक्योरिटी सेंटर्स भेजने की योजना बना रहा था, लेकिन अगर टाउन का अपना सुरक्षा सिस्टम हो तो ज्यादा बेहतर होगा। उनसे मिलने का एक तरीका है, और वो है मांस। सचमुच? यूनासी ने कहा। मुझे भी याद है, बेलताइन ने बीच में कहा। उसे याद था कि बचपन में जब वह व्यापारियों और फेरी वालों से घिरी थी, तब उसने इस तरीके के बारे में सुना था। मांस के टुकड़े में झंडा लगाकर ऑर्किड को तोहफा देना। सही? बिल्कुल। यूनासी ने हाँ में सिर हिलाया। ऑर्किड काफी डरावने होते हैं, तो लोग उनकी सेवाओं के लिए मांस का टुकड़ा और उसमें झंडा लगाकर अनुरोध करते थे। ऑर्किड को पता होता था कि अगली सुबह उसी जगह पर संभावित नियोक्ता से मिलना है। चैतन्य ने हाँ में सिर हिलाया, दिमाग में पहले से योजना बनाते हुए। थैंक्स यूनासी।
तुम्हारी दी हुई जानकारी मेरे बहुत काम आएगी, चैतन्य ने कहा। अगर तुम न होती तो मुझे टाइशन की जासूसी स्किल्स पर निर्भर करना पड़ता। और तुम्हें पता है टाइशन, उसका नजरिया हमेशा उसकी निंजा दुनिया के हिसाब से टेढ़ा हो सकता है, चैतन्य ने मजाक में कहा। प्यारा लेकिन चुलबुला स्लाइम चैतन्य की छाया से बाहर निकला और विरोध में बोला, मास्टर, मैं हमेशा निष्पक्ष राय देता हूं और यह बात यूनासी को भी पता है, क्योंकि वह मुझे समझदार मानती है। सच में? फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यूनासी से मिले थे? चैतन्य ने टाइशन को घूरते हुए पूछा। वो बात अलग है, टाइशन ने बात टालते हुए कहा। चैतन्य उसे घूरता रहा और आखिर में, वाह, मिस यूनासी, मास्टर मुझे तंग कर रहा है, टाइशन ने बचने की कोशिश में कहा। और बेपरवाह निंजा स्लाइम यूनासी की बाहों में कूद गया, जैसे कोई बच्चा खेल के मैदान में मजाक उड़ाए जाने के बाद मां के पास रोने जाता है। बस उसे नजरअंदाज करो, यूनासी ने टाइशन को थपथपाते हुए उस प्यारे स्लाइम को सांत्वना दी। तू एक निंजा के तौर पर कमाल कर रहा है। छोटा सा शरारती स्लाइम ने यूनासी को गर्मजोशी भरी मुस्कान दी, फिर मुड़कर चैतन्य को जीभ दिखाई। तुम्हें पता है, वो मेरा साथी है, चैतन्य ने यूनासी से शिकायत की। तो उसे और अच्छे से संभालो, उसने मजाक में जवाब दिया, वरना मैं उसे छीन लूंगी। चैतन्य ने हंसते हुए हां में सिर हिलाया। वैसे टाइशन ऑर्किड से मिलने चलोगे? मैं तुम्हें निंजा स्टाइल में इलाके का चक्कर लगाने की इजाजत देता हूं। सच में? टाइशन ने हैरानी से पूछा। टाइशन फटाक से चैतन्य के सिर पर कूद गया। उस छोटे स्लाइम को शांत करना इतना आसान था कि वह अब ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मास्टर, टेंशन मत लो, वो ऑर्किड मुझे नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं उन सबको देख लूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, टाइशन बोला। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैक ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ते हुए कहा। मैं अकेला ही काफी हूं, मुझे भी शामिल करो, जयन ने चिल्लाकर कहा। मैं भी चलूंगा, उमस ने धीरे से कहा। लॉर्ड चैतन्य, हम आपकी सेवा में हैं, शणा ने झुककर कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैक ने अपनी तलवार के हैंडल को पकड़ते हुए कहा। मैं अकेला ही काफी हूं, मुझे भी शामिल करो, जयन ने चिल्लाकर कहा। मैं भी चलूंगा, उमस ने धीरे से कहा। लॉर्ड चैतन्य, हम आपकी सेवा में हैं, शणा ने झुककर कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इस बीच डेंस फॉरेस्ट में ऑर्केनाइन कबीले के कुछ गार्ड अपने गांव के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। उनकी जिम्मेदारी थी इलाके की सीमा पर नजर रखना और यह सुनिश्चित करना कि कोई बाहरी ऑर्क उनके क्षेत्र में न घुसे। दोनों गार्ड एक दूसरे को मजाक में थप्पड़ मार रहे थे। तभी अचानक उनकी नाकें हवा में उठ गईं। हवा में एक ऐसी खुशबू थी जो उन्होंने लंबे समय से नहीं सूंघी थी। मांस, एक ऑर्केनाइन ने कहा। कई मौसम बीत गए थे जब से उन्हें जंगल में किसी हिरण या लोमड़ी की खुशबू तक नहीं मिली थी। भूकंपों की वजह से जंगल से जानवरों का बड़े पैमाने पर पलायन हो गया था, जिससे ऑर्किड के लिए संसाधन कम हो गए थे, जिनका मुख्य भोजन लाल मांस था। लेकिन अब उन्हें हवा में ताजा खून की खुशबू आ रही थी। जिज्ञासा और लाल मांस की लालच से प्रेरित होकर दोनों ऑर्किड गार्ड अपनी चौकी छोड़कर उस खुशबू का पीछा करने लगे। उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा और वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां एक छपटे पत्थर के मंच पर ताजा मांस का एक टुकड़ा रखा था, जिसमें से अभी भी खून टपक रहा था। जैसे ही वे करीब आए, उन्होंने देखा कि मांस के टुकड़े में एक झंडा भी लगा था, जिस पर सफेद कपड़े पर सुनहरे अक्षरों में एक लोगो लिखा था, आर। हालांकि ऐसी प्रस्ताव देखे से पता था कि इस झंडे का मतलब क्या है। कोई उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गोल्डन रोड के खत्म होने के इतने साल बाद कोई उनकी सेवाओं के लिए फिर से संपर्क करेगा। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन वे जानते थे कि ये उनके कबीले के लिए संसाधन जुटाने का मौका था, जो उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता था। उन्होंने मांस का टुकड़ा लिया और तेजी से अपने गांव लौट गए, बाकी ऑर्केनाइन ऑर्किड को सतर्क करते हुए। जैसे ही वे अंदर घुसे, हर किसी की नाक में खून और मांस की खुशबू टकराई। बो, ओ ओ ओ, वे उत्साह में चिल्लाए।
इतना समय हो गया था जब उन्हें मांस का स्वाद मिला था। ये उत्साह पूरे ऑर्किड में फैल गया और हर एक ने अपनी जांघों और सीने को उसी तरह थपथपाना शुरू कर दिया जैसे वे कोको के पेड़ों की पूजा करते थे। जल्दी ही ऑर्केनाइन चीफ को पता चल गया कि क्या हो रहा है। वो अपने क्वार्टर से बाहर निकला और उन 2 गार्ड्स के पास गया जिन्होंने उसे मांस का टुकड़ा और उसमें लगा झंडा पेश किया। अजीब कंपनी, चीफ ने बुदबुदाया। ये झंडा प्रतीक उसे गोल्डन रोड के गौरवशाली दिनों से याद नहीं था। ये तुम्हें कब मिला? ऑर्किड चीफ ने पूछा। अभी कुछ देर पहले चीफ, उन्होंने जवाब दिया। अच्छा काम, चीफ ने कहा। न सिर्फ तुमने इसे जल्दी मेरे ध्यान में लाया, बल्कि तुमने हमारे प्रतिद्वंद्वियों को इस मौके के बारे में भनक लगने से भी रोका। अच्छा, बहुत अच्छा। ऑर्केनाइन्स अपनी सूंघने की क्षमता पर गर्व करते थे, जो उनकी आधी भेड़िया प्रकृति से आती थी। ऑर्क्यूपाइन कबीले को मांस का झंडा ढूंढने में पूरा दिन लग जाता, लेकिन गार्ड्स की तेज कार्रवाई की वजह से ऑर्क्यूपाइंस को इस व्यापारिक डील का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर वे इसे सही तरीके से खेलते तो वे इस मिशन के सारे इनाम अपने कब्जे में कर सकते थे, जिससे उन्हें इतने संसाधन मिल जाते कि वे आखिरकार ऑर्क्यूपाइंस को टक्कर दे सकें। ये वो मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था, ताकि ऑर्क्यूपाइंस को आखिरकार निर्वासित कर सके। फिर वह अपने बाकी सहायकों की ओर मुड़ा। हमारे सबसे अच्छे बातचीत करने वाले को तैयार करो। कल सुबह व्यापारी से मिलने के लिए सुनिश्चित करो कि ऑर्क्यूपाइंस को इसकी भनक भी ना पड़े। चीफ ने आदेश दिया। बाकी ऑर्किड उत्साह में चिल्लाए, चीफ के आदेशों से सहमत होते हुए। मांस खाने की संभावना ने उन्हें ऐसा जोश दिया कि वे रात तक अपने रीति रिवाज निभाते रहे। बो ओ ओ ओ। अगली सुबह 4 ऑर्केनाइन ऑर्किड का एक समूह जंगल के किनारे की ओर निकला, जहां उन्हें मांस मिला था। उनका उत्साह साफ दिख रहा था। उनके कान खड़े थे और पूंछें इधर उधर हिल रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वे उस जगह के करीब पहुंचे, उनकी नाक में ढेर सारी खुशबू टकराईं। कुछ इंसान थे, साथ में कुछ अज्ञात प्रजातियां जिनसे वे पहले कभी नहीं मिले थे। लेकिन ये वो चीज नहीं थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। समस्या थी एक जानी पहचानी खुशबू। जब वे आखिरकार मुलाकात की जगह पर पहुंचे, उनके डर की पुष्टि हो गई। ऑर्क्यूपाइन कबीला भी वहां था। उन्होंने भी 4 ऑर्किड का एक दूतमंडल बातचीत के लिए भेजा था, जो जंगल के दूसरी ओर इंसानों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोनों ऑर्किड कबीलों ने एक दूसरे को देखा, उनका गुस्सा और आक्रोश ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा और वे फिर से चिल्लाने की होड़ में भिड़ने वाले थे। लेकिन उनके चीफ के शब्द उनके दिमाग में गूंजे, जिसने उन्हें शांत रखा। ऑर्क्यूपाइन कबीले से उनकी नफरत को इंतजार करना था। अभी उनका मुख्य लक्ष्य था अपने संभावित नियोक्ताओं से मिलना और उनका पक्ष हासिल करना। दोनों ऑर्किड कबीले चैतन्य के समूह की ओर बढ़े, एक दूसरे को सावधानी से घूरते हुए। हम ऑर्केनाइन कबीला मानव व्यापारी से मिलने आए हैं। हम आपको अपनी अजेय ताकत की पेशकश करते हैं, उन्होंने गर्व से चिल्लाकर कहा, अपने प्रतिद्वंद्वी को उकसाते हुए। हम ऑर्क्यूपाइन कबीला हैं और इन मांस मस्तिष्क वालों के उलट हम आपको अटूट सुरक्षा की पेशकश करते हैं। हमसे बेहतर रक्षा कोई नहीं, उन्होंने जवाब में चिल्लाया, अपने कांटों और रीढ़ों को प्रतिद्वंद्वियों की ओर लहराते हुए। मांस मस्तिष्क, वो वापस लो, तुम कायर हो, एक तरफ खड़ा चीफ चिल्लाया। कायर? तुम क्या? दूसरे ने भी चिल्लाकर जवाब दिया। दोनों ऑर्किड कबीले पहले से ही एक दूसरे पर चिल्लाने की होड़ में थे, या यूं कहें कि दोनों चीफ चैतन्य को प्रभावित करने के लिए अपनी अपनी ताकतों का प्रदर्शन कर रहे थे। शायद वे भूल गए थे कि चैतन्य ऑर्किड नहीं था और सिर्फ अपनी जांघों को थपथपाकर या कांटों को झटक कर उसे प्रभावित नहीं कर सकते थे। ये एक अजीब दृश्य था जिसे चैतन्य अभी तक देख रहा था। दोनों ऑर्किड कबीले पहले से ही एक दूसरे पर चिल्लाने की होड़ में थे, या यूं कहें कि दोनों चीफ चैतन्य को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी अपनी ताकतें बता रहे थे। शायद वे भूल गए थे कि चैतन्य ऑर्किड नहीं था और सिर्फ अपनी जांघें थपथपाकर या कांटों को हिलाकर उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। ये एक अजीब नजारा था,
जिसे चैतन्य चुपचाप देख रहा था। ये देखकर अच्छा लगा कि ऑर्किड टाउन के लोग पहले से ही चैतन्य के कांटेक्ट के लिए रेडी थे, लेकिन उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि दोनों ऑर्किड कबीले, ऑर्केनाइन और ऑर्क्यूपाइन, एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन थे। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। इन कायरों पर भरोसा मत करो इंसान, ये बस एक जगह छिपकर अपनी कीलें दिखाते हैं। ऑर्केनाइन गार्ड्स ने तंज कसा। ये ऑर्किड इतने बेवकूफ हैं कि अच्छी रक्षा की अहमियत ही नहीं समझते। ऑर्क्यूपाइंस ने पलटवार किया। इधर ड्रैगन बोन्स ने ऑर्किड को देखा और उनकी आपसी दुश्मनी को समझ नहीं पाए। उनके लिए तो फैमिली ही सब कुछ था। ये लोग एक साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते? जयन ने मासूमियत से पूछा। ऑर्किड का यही तरीका है। ये लोग अपने देश के लिए बहुत इमोशनल होते हैं और अब तो उनका साम्राज्य पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ऐसे में इनका आपस में झगड़ना आम बात है, क्योंकि ये अभी भी अपने साम्राज्य के लिए लड़ रहे हैं, यूनासी ने समझाया। सब लोग यूनासी की बात समझ रहे थे। चैतन्य, तुम किसे चुनोगे? बता दूं, एक पक्ष चुनने से दूसरा पक्ष नाराज हो सकता है, यूनासी ने कहा। दोनों? मैं किसी को भी उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता, चैतन्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों ऑर्किड कबीलों को अपनी आंखों से देखने के बाद चिंटू 3 ने उनके बारे में कुछ जानकारी दी। ऑर्केनाइन ऑर्किड, आधा ऑर्क आधा कैनाइन हाइब्रिड। प्रकार डेमी ह्यूमन, मतलब आधा इंसान। कठिनाई अपूर्ण। एलिमेंट पृथ्वी अग्नि। ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड, आधा ऑर्क आधा शाही हाइब्रिड। प्रकार डेमी ह्यूमन, आधा इंसान। कठिनाई अपूर्ण। तत्व पृथ्वी जल। इन ऑर्किड के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? चैतन्य ने चिंटू 3 से सलाह मांगी। ये ऑर्किड एक चीज में माहिर है, लेकिन दूसरी में कमजोर। अगर ये मिलकर काम करें तो देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, चिंटू 3 ने तुरंत जवाब दिया। अगर चैतन्य सिर्फ एक कबीले के साथ गठबंधन करता तो यह बहुत बड़ा नुकसान होता। वह देख सकता था कि ऑर्केनाइन और ऑर्क्यूपाइन मिलकर नया ऑर्किड टाउन और गोल्डन रोड की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों कबीलों के बीच तालमेल बिठाना जरूरी था, वरना उसकी प्लान में तबाही मच सकती थी। अगर जंगल से हर दिन चीख पुकार मचती रहे तो वो जगह किसी को भी भारी लगेगी। ऐसे में चैतन्य भी नया ऑर्किड टाउन में रहना नहीं चाहेगा। उसने सोचा कि दोनों कबीलों को एक साथ लाने का सबसे अच्छा तरीका ऑर्किड टाउन और गोल्डन रोड की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों कबीलों के बीच तालमेल बिठाना जरूरी था, वरना उसकी प्लान में तबाही मच सकती थी। अगर जंगल से हर दिन चीख पुकार मचती रहे तो वो जगह किसी को भी भारी लगेगी। ऐसे में चैतन्य भी नया ऑर्किड टाउन में रहना नहीं चाहेगा। उसने सोचा कि दोनों कबीलों को एक साथ लाने का सबसे अच्छा तरीका उनकी समस्या का हल देना है। यूनासी के मुताबिक ऑर्किड के गृह युद्ध का कारण संसाधनों की कमी थी। हल बहुत आसान, उन्हें खाना दो। यूनासी ने चैतन्य को यह भी बताया था। ऑर्किड, मेरी बात सुनो, चैतन्य ने कहा, अपनी आवाज में पृथ्वी के माना को मिलाते हुए, जो ऑर्किड के रस्मी तरीके से कुछ हद तक मिलता जुलता था, लेकिन उसका अंदाज कहीं ज्यादा सहज था। उसकी आवाज में पृथ्वी का माना ऑर्किड को ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा हिल गई हो। ऑर्किड तुरंत चुप हो गए और सीधे खड़े होकर चैतन्य को सम्मान और थोड़े डर के साथ देखने लगे। उन्हें लगा जैसे वे अपने चीफ्टेन के सामने खड़े हों। चैतन्य की गूंजती आवाज ने ऑर्किड के अंदर उस सहज प्रवृत्ति को जगा दिया जो उनकी संस्कृति में थी। जिसकी आवाज गूंजती है वह उनके पवित्र मैदानों की बेहतर रक्षा कर सकता है और पृथ्वी देवी से सीधा जुड़ सकता है। यही वजह थी कि दोनों कबीले अपनी दुश्मनी को रस्मी प्रतियोगिताओं से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। एक पल के लिए दोनों समूहों ने लड़ना बंद किया और चैतन्य की बात सुनी। हम तुम्हें खाना और पानी देंगे, बशर्ते तुम दोनों कबीले अपना गृह युद्ध बंद करो। ये शोर बहुत हो गया, चैतन्य ने कहा। तुम्हें संसाधनों के लिए लड़ने की जरूरत नहीं, हम मांस दे सकते हैं। चैतन्य ने दोनों कबीलों को प्रस्ताव दिया। चैतन्य ने जैक और जयन को इशारा किया, जिन्होंने फटाफट एक बड़ा लकड़ी का टोकरा उठाकर ऑर्किड के सामने रख दिया। सिर्फ खुशबू से ही ऑर्किड को पता चल गया कि ये लाल मांस है। ड्रैगन बोन्स ने टोकरा खोला ताकि ऑर्किड देख सकें कि अगर वे चैतन्य की डील मान लें
तो हर हफ्ते उन्हें ऐसा माल मिलेगा। और केनाइन्स ने ताजा मांस देखा और उनकी आंखें चमक उठी। इंसान। और क्यूपाइन ने खुशी से कहा, मुझे चैतन्य बुलाओ। मेरा नाम चैतन्य है, चैतन्य ने साफ शब्दों में कहा। इंसान चैतन्य और केनाइन गार्ड ने कहा, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। जो भी तुम्हें परेशान करेगा हमारी ताकत उसे मिटा देगी। और क्यूपाइन्स चुप कहां रहने वाले थे। वे अपने प्रतिद्वंद्वियों को इतना बड़ा प्रायोजक छीनने नहीं दे सकते थे। हमारा पूरा कबीला तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को जीवन भर सुरक्षा देगा। और क्यूपाइन्स ने वादा किया। दोनों कबीलों को चैतन्य का समर्थन हासिल करने की अहमियत समझ आ गई थी, इसलिए दोनों ऑर्किड ने वही किया जो वे सबसे अच्छा करते हैं, प्रतियोगिता। और केनाइन्स ने तुरंत जवाबी प्रस्ताव दिया, नहीं, हम। लेकिन इससे पहले कि ऑर्किड अपनी प्रतिद्वंद्विता में फिर से डूब जाएं, शणा ने तुरंत उन्हें रोक दिया। इसकी जरूरत नहीं, लॉर्ड चैतन्य के पास पहले से ही पूरी सुरक्षा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों में ऐसी तीक्ष्णता थी कि ऑर्किड की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तब जाकर उन्हें ड्रैगनबोर्न्स की मौजूदगी का एहसास हुआ। उनका रूप पहले से ही डरावना था, लेकिन ऑर्किड को लगा कि इनका पृथ्वी देवी से संबंध उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है। इसका मतलब साफ था, इस इंसान और उसके ड्रैगन जैसे साथियों से पंगा मत लो। मैंने कहा ना, प्रतियोगिता की जरूरत नहीं। तुम दोनों कबीले अपना गृह युद्ध बंद करो, वरना मुझे खुद इसे रोकना पड़ेगा। चैतन्य ने इस बार चेतावनी भरे लहजे में कहा, जिससे उसकी आवाज और तेज हो गई और दोनों कबीलों को थोड़ा डर भी लगने लगा। दोनों ऑर्किड ने माफी मांगने वाला भाव दिखाया। माफ करें इंसान चैतन्य, लेकिन इन और क्यूपाइन्स से हमारी दुश्मनी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। और केनाइन्स ने कहा, सही बात है, हम शांति का वादा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे। और क्यूपाइन्स ने कहा। यूनासी ने चैतन्य के कंधे पर थपकी दी और उसके कान में फुसफुसाया, ये तो बस आम ऑर्किड हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। अपनी शांति डील में असली प्रगति के लिए तुम्हें उनके चीफटेंस से मिलना होगा। चैतन्य ने यूनासी की बात से सहमति जताते हुए हां में सिर हिलाया। अपने चीफटेंस से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, हमें कुछ व्यापारिक सौदे पर बात करनी है, चैतन्य ने ऑर्किड से कहा। ऑर्किड ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर चैतन्य की ओर और विनम्रता से हां में सिर हिलाया। हम अपने चीफटेन को बता देंगे, ऑर्किड ने मांस का टोकरा अपने गांवों में ले जाने से पहले कहा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी परछाइयां असामान्य रूप से लंबी और सिकुड़ रही थीं। टाइशन ने अपने क्लोन्स के साथ ऑर्किड में सफलतापूर्वक सेंध लगा ली थी। हम अपने चीफटेन को बता देंगे, ऑर्किड ने मांस का टोकरा अपने गांवों में ले जाने से पहले कहा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी परछाइयां अनकंडीशनल रूप से लंबी और सिकुड़ रही थीं। टाइशन ने अपने क्लोन्स के साथ ऑर्किड में सफलतापूर्वक सेंध लगा ली थी। कुछ उनका वेलकम जोरदार तालियों और हूटिंग से हुआ। भले ही उन्होंने टोकरा खोलकर नहीं देखा था, लेकिन उनकी नाक ने उन्हें सारा माजरा बता दिया। ओ, क्या डील पक्की हुई? बाकी ऑर्किड ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा, मगर एक्साइटमेंट और जीत की खुशी की जगह ऑर्किड के चेहरों पर अजीब सा भाव था। मांस से भरा टोकरा लाने के बाद सबको लगा कि उन्होंने उस बिजनेसमैन का दिल जीत लिया और नौकरी पक्की कर ली। उन्हें यकीन था कि उन्होंने ऑर्क्यूपाइन स्पीशीज को पछाड़ दिया है। चीफ! ऑर्किड चिल्लाए जब उन्होंने अपने चीफ को तंबू से बाहर आते देखा। क्या माजरा है? चीफ ने उनके चेहरों पर अजीब भाव देखकर पूछा। यह जीत का जश्न नहीं था, न ही हार का उदास चेहरा। हम उस इंसान बिजनेसमैन से मिले, एक ऑर्किड ने कहा। दूसरे ऑर्किड ने चीफ को चैतन्य के साथ अपनी मुलाकात की सारी डिटेल्स बताई और बताया कि कैसे उनके प्रतिद्वंद्वी ऑर्क्यूपाइन्स को मीटिंग की भनक लग गई और वे उनसे पहले वहां पहुंच गए। मुझे साफ बताओ, वो इंसान हमें फ्री में मांस और पानी देगा, बिना कुछ लिए, और शांति की मांग कर रहा है? चीफ ने हैरानी से पूछा। हां, वो बस चाहता है कि हम अपने दुश्मन के साथ समझौता कर लें, एक ऑर्किड ने जवाब दिया। वो शायद ऑर्किड टाउन से है, चीफ ने अंदाजा लगाया। यह समझना मुश्किल नहीं था कि वो इंसान
उन्हें गृहयुद्ध रोकने को क्यों कह रहा था। आखिर उनका झगड़ा काफी समय से पूरे जंगल को परेशान कर रहा था, खासकर जब ऑक्यूपाइन चीफ ने अपने हालिया अनुष्ठानों में कुछ ज्यादा ही दुस्साहस दिखाया था। वो सचमुच और कुछ नहीं मांग रहा। चीफ ने फिर पुष्टि की। मांस लाने वाले ऑर्किड ने कहा, हाँ चीफ, वो बिना कुछ लिए इतना कीमती मांस देने को तैयार है। चीफ को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने जंगल के हर कोने की छानबीन की थी, हर पत्थर उलट डाला था, लेकिन शिकार के लिए कुछ नहीं मिला। उन्हें शक था कि ऑर्किड टाउन के इंसान भी ऐसा नहीं कर पाए होंगे। इसका मतलब था कि खाना, खासकर लाल मांस, अब बहुत यूनिक था। फिर भी इस चैतन्य नाम के इंसान के पास न जाने कैसे इतना मांस था कि वो इसे फ्री में बांट रहा था, न सिर्फ ऑर्केनाइंस को बल्कि ऑक्यूपाइंस को भी। रीबॉर्न, चीफ ने टोकरे पर रीबॉर्न कंपनी का लोगो देखते हुए सोचा, पहले कभी इनका नाम नहीं सुना। ये इंसान कैसा दिखता है? चीफ ने अपने ऑर्किड से पूछा। सुनहरे बालों वाला एक इंसानी लड़का, और आप यकीन नहीं करेंगे, वो बहुत छोटा लड़का है। उसके साथ कई ड्रैगनबोन्स थे। ऑर्किड ने 4 ड्रैगनबोन्स का जिक्र किया, हालांकि उनका विवरण थोड़ा ड्रामेटिक था। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगनबोन्स उन्हें हकीकत से कहीं ज्यादा डरावने लगे थे। जैक को एक खतरनाक योद्धा बताया गया, जिसके हाथ हमेशा तलवार के हत्थे पर रहते और जो रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर डालने को तैयार था। शना को एक डरावनी सफेद ड्रैगन के रूप में याद किया गया, जो एक नजर से ही किसी की जान ले सकती थी। उमस की ज्यादा डिटेल्स उन्हें याद नहीं थीं, बस इतना कि उन्हें लगा जैसे कोई छुपकर उन्हें घूर रहा हो, जैसे कुछ भी करने पर उमस छिपकर वार कर सकता हो बदला लेने के लिए। जयन को वो वही जोशीला बच्चा लगा जो वो हमेशा से था। बाकी ऑर्किड जो ये बातचीत सुन रहे थे बहुत हैरान थे। ड्रैगनबोन्स का ख्याल आते ही वे सिहर उठे। उनकी बॉडी मानो डर महसूस करने के लिए हर ऑर्किड को मजबूर कर रही थी। उनके पूर्वजों से ड्रैगन्स की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्होंने खुद कभी नहीं देखा था। ये इंसान जो ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकता था, उनके लिए बड़ा सवाल था। वास्तव में चैतन्य इन लोगों के लिए भगवान से कम नहीं था। वो अर्थ गोडेस से जुड़ा था, खासकर वो इंसान। उसने अपनी आवाज का इस्तेमाल किया। ऑर्किड ने चैतन्य की आत्मा हिलाने वाली आवाज को याद करते हुए